हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, पता है मुझे। ठीक है, हर बार की तरह। कैसे पता है? आपके कमेंट्स देख के पता है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो आप सभी, देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो क्या चैप्टर शुरू करेंगे आज हम? आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि बच्चा पार्टी, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर विजेता, और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना? तभी तो बायोलॉजी टीचर हूँ। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और क्या नाम है हमारे चैप्टर का? मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जनन पढ़ा था, लेकिन किस में? पुष्पी पादपों में पढ़ा था। ठीक है, अभी हमें किस में पढ़ना है? मानव में पढ़ना है जनन हमको। तो आज जो हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक है, आज हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की संरचना के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर है ये क्या है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो आज हम अपना पहला पार्ट उठाएंगे। ठीक है, वो पार्ट ये है। ओके, लेकिन बच्चा पार्टी, क्लास शुरू करने से पहले आप ये चीजें जान लीजिए कि ये जो चैप्टर है कोई हंसी मजाक का चैप्टर नहीं है बेसिकली। ठीक है, इस चीज को ना आपको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि बेटा ये क्या है, ये हमारा शरीर है। ठीक है, और जब हमको हमारे शरीर के बारे में ही नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा? हाँ, तो मजाक को थोड़ा सा साइड में रख के ना, थोड़ी सी सीरियसनेस अपने साथ लेकर आओ, इस चैप्टर को समझो, अपने शरीर को समझो। अब आपने बायोलॉजी ली है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा शरीर है तो ये ऑर्गन्स हमारे शरीर में है, इसका ये काम है, ये ऐसे वर्क करता है, हर चीज पता होनी चाहिए। और कल को आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोग मतलब क्लियर कर लिया नीट का एग्जाम, ठीक है, तो क्या होगा? डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस करोगे। जब एमबीबीएस करोगे आप, तो यही सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, बेसिक चीजें। क्या करोगे वहां जाके भी खी क्या करोगे? नहीं करोगे ना। क्या करोगे वहां जाके भी हमको क्या है, पढ़ाई करनी है ना हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। फिर कल को डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर बन जाओगे तो अपने मरीज को क्या समझाओगे आप कि अरे मैं तो वहां पे हंसता था, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, ऐसा थोड़ी बोलोगे। हाँ, तो इसीलिए इतने दूर का सोचो कि जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो अपने पेशेंट्स को हम क्या समझाएंगे कि आपको ये बीमारी है, ये दिक्कत है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा सीरियस होके चीजों को समझना है। ये चैप्टर दिखने में बहुत टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे आज चैप्टर में? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ओके ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। फिर नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में जानेंगे कि अच्छा ये इसका स्ट्रक्चर है, और उसके बाद उसके भागों को देखेंगे कि इसके कौन से पार्ट हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम बात करते हैं मानव जनन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम मानव जनन के बारे में बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे? जनन मतलब मानव क्या होता है? हाँ, ह्यूमन। ठीक है, जनन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। यानी कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब जब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो भाई साहब फैमिली कैसे बनेगी? हाँ, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, नेसेसरी है ये, वरना हमारी जो स्पीशीज है, हमारी प्रजाति है, वो आगे कैसे बढ़ेगी? बेसिक चीज तो ये है, रिप्रोडक्शन का नीड क्यों है? ठीक है, री और प्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, हाँ, और प्रोडक्शन मतलब बनाना, अपने जैसी ही चीज को बार बार बनाना। अब हम अगर इंसान है तो क्या होता है, हम इंसान को ही तो बनाते हैं ना। जो कुत्ते बिल्ली होते हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, अगर सूरजमुखी का पेड़ तो वो अपने जैसा ही पैदा करेगा ना, बेसिकली यही होता है। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके, तो रिप्रोडक्शन में एक चीज आती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, हाँ, किशोर अवस्था, या इसको दूसरा क्या नाम बोलते हैं हम? यौवन अवस्था बोलते हैं। हाँ, या फिर यौवन
यौवन अवस्था, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, प्यूबर्टी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला हमने इसको, प्यूबर्टी बोला। ठीक है, अब ये किन में देखी जाती है बेटा, ये अभी आपकी एज है प्यूबर्टी वाली, ठीक है, 11 से 19 साल की जो एज होती है, 11 से 19 साल की जो एज होती है वो क्या होती है, किशोर अवस्था होती है। ठीक है, इसके बारे में एडोलसेंस पढ़ा था ना हम लोगों ने 8th क्लास में, हाँ याद है। तो बस बेसिकली वही चीजें हैं जो यहाँ कंक्लूजन में आनी है। ठीक है, किशोर अवस्था क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो लड़का होता है और एक जो लड़की होती है उसके शरीर में बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। हाँ, जैसे अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है, एडम एप्पल जो होता है यहाँ पर, हाँ उसकी वजह से आवाज भारी हो जाती है, वो किसी किसी का बाहर दिखने लग जाता है। हाँ, लड़कियों में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जो अपना हिप्स पोर्शन है वो थोड़ा सा मतलब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, ओके, तो इसमें ये होता है। उसके बाद अगर हम कहें कि जो सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए ये क्या थे, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, जो बेसिकली जब प्यूबर्टी होती है तो एक लड़के और लड़की में ये डिफरेंसेस आ जाते हैं कि अच्छा अगर ये कैरेक्टर्स आए तो इसका मतलब ये लड़का है, और ये कैरेक्टर्स हैं तो वो लड़की में होंगे। करेक्ट, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। चलो आगे बढ़े। तो बेसिकली ये क्या हमारा मानव जनन है। अगर मानव जनन नहीं होगा तो सोचिए जो हमारी जनरेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत जरूरी है इस अर्थ के ऊपर अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए। चाहे वो हम हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई भी है, सबके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन बेसिकली यहाँ हमें किसके बारे में पढ़ना है, मानव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमारे बारे में पढ़ना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनन तंत्र की। ठीक है, तो जनन क्या हुआ, जनन तंत्र क्या हुआ, जनन तंत्र का मतलब क्या हुआ बताओ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, हम यहां से शुरुआत करते हैं कि सपोज करो ये एक सेल है। हाँ, ये एक सेल है, खूब सारी सेल मिलके, यानी कि ये सेल जो ये कोशिका, ये क्या करती है, खूब सारी मिलके क्या बनाती है, इसने बनाया टिश्यू, यानी कि ऊतक बनाया। ठीक है, अब खूब सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, हाँ खूब सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन बनाते, चलो ऑर्गन क्या, ऑर्गन जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, ये बना ऑर्गन। ऑर्गन जैसे किडनी हुई, है ना, ब्रेन हुआ, लीवर है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन है। अब ये जो ऑर्गन होते हैं, ये जो ऑर्गन है इनसे मिलके, ऑर्गन मतलब अंग, हाँ ये जो अंग है, ये सारे अंग जो हमारे शरीर में है ये मिलके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, इन सब ने अंग तंत्र बनाया। ठीक है, अब तंत्र क्या होता है, सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे, कौन कौन से, अब श्वसन तंत्र ले लो आप, पाचन तंत्र ले लो आप, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से एक और तंत्र है जिसको हम बोलते हैं जनन तंत्र। ठीक है, जनन तंत्र। तो बेसिकली हम कौन से तंत्र की बात करने जा रहे हैं, जनन तंत्र की, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने जा रहे हैं हम। करेक्ट, बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखो कि जो हम मानव होते हैं वो कौन होते हैं, जो हम मानव होते हैं, कौन होते हैं मानव, बताओ। हम क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल। हाँ, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है
एक लिंगी प्राणी। हाँ, एक लिंगी प्राणी मतलब कि मेल और फीमेल, ये हमारी फीमेल है, ये हमारा मेल है। ठीक है, तो हम कौन है? एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल है हम लोग। हमारे शरीर में सिर्फ एक ही सेक्स पाया जाता है। ठीक है, या तो मेल या फीमेल। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? पहला तो ये हो गया यूनिसेक्सुअल, दूसरा क्या होगा? हाँ, दूसरा होगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए, बताइए जल्दी से। मानव लैंगिक द्यू क्या होता है? बताइए। द्यूरूपता। अभी तक कमेंट नहीं आया। हाँ, मानव लैंगिक द्यूरूपता, जिसका मतलब है कि एक नर और एक मादा का शरीर अलग अलग होगा, दोनों में विभिन्नताएं होंगी, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो बेसिकली ये जनन तंत्र में यही है। तो जनन तंत्र की अगर डेफिनेशन बोलूं तो आप क्या बोलोगे? तो आप कह सकते हो कि किसी जीव के शरीर के विभिन्न अंगों और ग्रंथियों का वो समूह जो क्या करता है? जनन में सहायता करता है। क्या कहलाता है वो? जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पे बात करते हैं जनन तंत्र के प्रकार। तो बच्चा, जनन तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या हो गया? नर जनन तंत्र। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब ये जो नर जनन तंत्र होता है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट, बिल्कुल। और मादा जनन तंत्र को क्या कहेंगे हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट है, बिल्कुल। ये आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के टर्म्स की भी नॉलेज रखनी है, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपसे हो सकता है बोल दे नर जनन तंत्र की जगह हिंदी में लिखा हुआ हो कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसकी संरचना बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। क्या करोगे फिर? अरे मैम, आपने तो मैं बताया नहीं था कि भाई नर जनन तंत्र को जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो पता है मैं क्या कहूंगी? जाके देखो प्रीवियस लेक्चर्स में लिखा है मैंने इंग्लिश में, आपने नहीं पढ़ा। समझ रहे हो? इसलिए क्या करना है, इंग्लिश के जो टर्म्स है ये आपको याद रखने हैं। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज क्या करना है अपने को? तो आज हमको बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हमको बात करनी है। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा है। हमारा ही शरीर है, अपने शरीर के बारे में बात करने में कोई शर्म नहीं है, कोई हंसी नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी और बात करते हैं हम नर जनन तंत्र के बारे में। हाँ ओके, तो देखो नर जनन तंत्र में ये तीन चीजों में डिवाइड होता है। प्राथमिक जनन अंग, ठीक है, प्राथमिक
सहायक और सहायक ग्रंथि, ये तीन चीजें होती हैं जो नर जनन तंत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्या होगी? प्राइमरी, ठीक है, जो जरूरी है। सहायक क्या हो गया? हेल्पिंग जो कर रही है। ठीक है, अंग मतलब ऑर्गन जो है, हेल्पिंग ऑर्गन। ठीक, और सहायक ग्रंथि क्या हो गई? हेल्पिंग ग्लैंड्स। ठीक है, चलो फिर प्राथमिक जनन अंग क्या होता है हमारा? बताओ क्या होता है हमारा? अरे बच्चा, वृषण। ठीक है, वृषण क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग होता है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर सहायक जनन अंग कौन से हुए हमारे? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स में, कौन से हुए? हाँ, तब तक मैं यहां लिखती हूं। तो सबसे पहले क्या होगा? वृषण। वृषण क्या होगा? जल्दी बताओ। वृषण वाहिका। ठीक है, फिर क्या आता है? शुक्र वाहिनी। ठीक है, और क्या है? शुक्र वाहक। हाँ, शुक्र वाहक। फिर क्या है? अधिवृषण। हाँ, अधिवृषण। ठीक है, फिर क्या आता है? शुक्राशय। हाँ, शुक्राशय। ठीक है, हो जाता है कभी कभी सा और शा में बोलने में। ठीक है, हंसना मत। चलो, ये क्या हमारे सहायक जनन अंग है। ठीक है, वृषण में क्या हुआ? हमारा जो स्पर्म होता है, ठीक है, वीर्य जो होता है वो यहाँ बनता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सारी वो चीजें हैं जो इसको उसके शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। सोचो, इन सारी चीजों की वजह से वो बनता तो किसमें है? वृषण में बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सारी चीजें क्या कर रही है? उसको बाहर इन सब से होकर गुजरना है। ठीक है, फिर लास्ट में आता है सहायक ग्रंथि। तो बच्चा, जो सहायक ग्रंथि है वो कौन सी है? हाँ, तो सहायक ग्रंथि हमारी है, कौन सी है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट, ठीक है, ग्रंथि। और दूसरी कौन सी हो गई हमारी? हाँ, बल्बो यूरेथ्रिल। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन भागों में डिवाइड होकर नर जनन तंत्र काम कर रहा है, इन तीनों में। चलो, अब ये जो सारी चीजें हैं देखते हैं क्या है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी डाउट हो तो भी पूछ लेना। ठीक है, चलो चलो अब बात करते हैं हम नर जनन तंत्र के भाग और संरचना कि भाई साहब इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन सा है और उनकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एक एक करके फटाफट देख लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमको बहुत जरूरी काम करना है इससे आगे। स्लोली स्लोली चलेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा और ज्यादा तेज भागेंगे तब भी समझ में कुछ नहीं आएगा। हमको बिल्कुल नॉर्मल होकर चलना है। हाँ, चलो, तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास? वृषण कोश आता है। ठीक है, सबसे पहला जो भाग हुआ वो हमारा वृषण कोश हुआ। ठीक है, यानी कि स्कॉटम हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस। इस वृषण कोश के अंदर क्या होता है? वृषण होता है। हाँ, फिर क्या आता है? एक जोड़ी अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइडिमस। ये जो होता है वो इससे लगा हुआ होता है। फिर आता है एक जोड़ी शुक्र वाहिनियां जो क्या करती है? जो स्पर्म्स को लेती हैं और जाती हैं यहां से। हाँ, फिर मूत्र मार्ग, ठीक है, जहां से यूरिन क्या होता है? पास होता है। फिर क्या आता है? शिशन यानी कि पीनस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? पूरा भाग है। ठीक है, ये पूरे भागों से क्या होता है? नर जनन तंत्र बनता है इनसे मिलके। ओके, चलो इनको फटाफट हम जल्दी से देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये सब चीजें क्या है। हाँ, देखो, समझोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ, और जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा ना आप समझ नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है?
इंटरेस्ट लाना है इसमें पढ़ने के लिए। क्यों इंटरेस्ट लाना है? क्योंकि भाई अपने शरीर के बारे में जानने में क्या दिक्कत है, हमें पता होना चाहिए ना हमारे शरीर में क्या क्या है। हाँ ठीक है ना। चलो उसके बाद हमारे पास आता है सहायक जनन ग्रंथियां भी आती हैं, हम तो इन्हें भूल ही गए, लास्ट में बची नहीं है तो, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ओके चलो अब एक एक करके देख लेते हैं। नर जनन तंत्र, ये है हमारा नर जनन तंत्र। जो भी अभी हमने पीछे पार्ट्स पढ़े थे ना, वो सारे पार्ट्स ये रहे, ठीक है। चलो इनको बता देते हैं हम ये क्या पार्ट्स हैं। तो जी सबसे पहले अगर हम यूरेटर की बात करते हैं, हाँ, तो यूरेटर क्या होता है हमारा, ये होता है मूत्र वाहिनी, ठीक है। क्या हुआ, ये मूत्र वाहिनी, यूरेटर, ठीक है। फिर हमारा ब्लैडर आ गया। चलो ब्लैडर क्या होता है, जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसे ब्लैडर कहते हैं। फिर आता है सेमिनल वेसिकल। हाँ, सेमिनल वेसिकल क्या होता है हमारा, बताओ क्या होता है सेमिनल वेसिकल, जल्दी बताओ क्या हुआ। सेमिनल वेसिकल होता है शुक्राशय, शुक्राशय, ठीक है। फिर आता है हमारा यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा को क्या कहते हैं हम, मूत्र मार्ग। देखो ये मूत्र वाहिनी है, मतलब जिसमें ये यूरिन को क्या कर रही है, लेके जा रही है। हाँ, और ये क्या है, मूत्र मार्ग है, यानी कि रास्ता जहां से यूरिन पास होगा। करेक्ट, बिल्कुल। फिर ये है आपका इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। क्या है ये, इरेक्टाइल टिश्यू है ये, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, इरेक्टाइल टिश्यू को, इसको बोलोगे आप स्तंभन, स्तंभन उतक, ठीक है, स्तंभन उतक बोलोगे। फिर हमारे पास आता है वास डिफरेंसेस, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, चलो ये सब आ गया, और क्या बचा, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ही होता है। ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, जो हमने अभी बात करी थी, हाँ, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, अभी हमने इसके बारे में बात की, ये वही होता है। फिर एपिडाइडिमिस क्या होता है, देखो अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण, ठीक है। टेस्टिकल क्या हो गए, वृषण हो गया ये, है ना। और पीनस क्या हो गया, शिशन, ठीक है, शिशन, ठीक है। देखो ये सारी चीज हमने यहां देखी थी ना, हाँ, ये सारी चीजें देखी थी हमने, यही तो थी, सारा क्लियर है ना। हाँ, ये शुक्र वाहिनी, ठीक है। ओके, ग्लैंड को बस ग्रंथि बोलते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारा वृषण कोश है, ठीक है। अब हमारे पास आता है वृषण कोश। तो ये देखो ये क्या है, ये है हमारा वृषण कोश। हाँ, ये क्या है, वृषण है, ये अंदर टेस्टिस है ये, है ना। इसके बाहर का जो ये पाउच है, हाँ, ये क्या है, वृषण कोश। हाँ, देखो ये ऐसे होता है ना, इस तरीके से ऐसे होता है ये, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होती है, ये टेस्टिस हो गई इसके अंदर, यानी कि वृषण हो गया, ठीक। ये क्या कहलाएगा हमारा, वृषण, और ये क्या कहलाएगा हमारा, वृषण कोश, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल, स्कॉटम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वृषण कोश होते हैं ना, ये पाउच के जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं। ये क्या होते हैं, पाउच के जैसे। हाँ, ये पाउच ही तो है कि भाई पाउच है, उसके अंदर कोई सामान रख दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होता है, पाउच के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, करेक्ट, बिल्कुल। और दूसरी बात, ये दो में डिवाइड होते हैं कि भाई ये पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है,
तो ये 2 हो गए। और सबसे जो यहाँ पर मेन चीज आती है वो ये चीज है कि ये बताओ कि ये जो है वृषण कोश यानी कि स्कॉटम है, ये जो एक मेल होता है उसके शरीर से बाहर ही क्यों होता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं होता? जबकि इसमें क्या होता है, स्पर्म बन रहे हैं ना इसके अंदर, जो वृषण है उसके अंदर इतना जरूरी काम हो रहा है, तो शरीर से बाहर क्यों रखा? ऐसे तो कह सकते हैं कि जो अपना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो भैया जो ओवरी है क्या हो रहा है, एग बन रहा है ना, तो वो शरीर से बाहर क्यों नहीं है, शरीर के अंदर क्यों है? और ये शरीर से बाहर क्यों है? काम तो दोनों में वही हो रहा है ना कि गैमीट बना रहे हैं, है ना? तो शरीर से बाहर क्यों रखा गया है इसको, बताओ, जल्दी बताओ, क्यों रखा गया है शरीर से बाहर? हाँ, क्यों रखा गया इसको शरीर से बाहर? अरे भाई जल्दी जल्दी बोलो, इसको शरीर से बाहर क्यों रखा गया है? तापमान, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और इसको अगर ये शरीर के अंदर रहेगा तो क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस इसको भी मिलेगा, ठीक है? लेकिन इसको कितना चाहिए होता है, 2 या 2.5 हमारी बॉडी से कम ही चाहिए, अप्रोक्स चाहिए होता है, 2 से 2.5 के बीच का कम चाहिए होता है इसको, ठीक है? कितना डिफरेंस लेता है ये, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक का, इतना डिफरेंस लेता है ये, ठीक है ना, जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ठीक? और उसके बाद अगर इसको अपना टेम्परेचर कम करना होता है ना, ठीक है, अगर इसको अपना टेम्परेचर कम करना हुआ तो क्या करेगा ये, हाँ, अगर टेम्परेचर कम करना होगा इसको, देखो ये ऐसी चीज है कि ये अपना टेम्परेचर बढ़ा भी लेता है स्कॉटम और अपना टेम्परेचर घटा भी लेता है। सोच के देखो कितना अमेजिंग है ना, हमारी बॉडी बहुत अमेजिंग है बेटा। अगर आप पढ़ोगे ना, समझोगे इसको, तो बहुत मजा आएगा, अपने शरीर के बारे में जानने मिलेगा, है ना? आप दूसरों को भी बता सकते हो कि भाई मुझे मेरे शरीर के बारे में पता है, तुझे मालूम है, तो तू बात कर, ठीक है? मैथ्स वाले बच्चे को बोल सकते हो आप, तुझे पता है तेरे शरीर के बारे में? कुछ नहीं पता, हमें पूछो, हम बायो वाले हैं। हाँ चलो ये मजाक था, जोक का पार्ट। हाँ, लेकिन हाँ, अपने शरीर के बारे में जानना खुद एक आर्ट है, ठीक है? चलो, अगर इसको टेम्परेचर कम करना होता है तो क्या करता है ये फैल जाता है, लूज हो जाता है। हाँ, स्कॉटम क्या होता है, फैल जाता है नीचे की तरफ, बॉडी से नीचे की तरफ ये क्या आता है, फैल जाता है, ठीक है? जब इसको टेम्परेचर कम करना होता है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, और इसको कम टेम्परेचर चाहिए, हाँ, तो ये क्या करेगा, बॉडी से दूर हो जाएगा, ठीक है? और अगर इसको टेम्परेचर ज्यादा करना हुआ, टेम्परेचर ज्यादा करना हुआ, तो क्या करेगा ये सिकुड़ जाता है। हाँ, ये सिकुड़ जाता है, यानी कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के पास आ जाता है, बॉडी को टच करने लग जाता है, ठीक है ना? तो आप खुद सोचो कितनी अमेजिंग चीजें हैं ये, कि ये अपना टेम्परेचर अपने आप ही मैनेज कर रहा है। क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं ना, जो स्पर्म हो गए, ठीक है, जो शुक्राणु है, वो कब बनेंगे, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको मिलेगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तब भी नहीं बनेंगे, और कम टेम्परेचर होगा तब भी नहीं बनेंगे, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आके शुक्राणु बनते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम है वो हमारे इस स्कॉटम का है, यानी कि वृषण कोश। कोश, वृषण कोश, यानी कि वो कोश, वो जगह जहां वृषण को रखा जाता है, टेस्टिस को रखा जाता है, ठीक है ना? इसमें पता है हजारों नर्व्स होती हैं, इसके अंदर हजारों नर्व्स होती हैं, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, कोई मसल नहीं होता है, सिर्फ नर्व्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है? अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लगेगी तो क्या होगा बेटा, अगर मेरे यहाँ चोट लग गई, ठीक है, तो तुरंत क्या होगा कि भाई मुझे पता चल जाता है, एकदम मेरे जो मतलब दिमाग तक मैसेज जाएगा कि चोट लग गई यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो इतनी सारी मतलब ये यहाँ पे नर्व्स होती है ना कि ब्रेन मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या हो गया इस तरीके से, ठीक है ना? चलो, ये हमारा क्या था, वृषण कोश के बारे में था। इसके बाद हमारे पास आता है एक जोड़ी वृषण, ठीक है, यानी कि टेस्टिस। तो भाई ये हमारी टेस्टिस है, ये क्या है, देखो ये वृषण कोश है। हाँ, ये क्या है, ये बाहर वृषण कोश हो गया, है ना, स्क्रॉटम स्क्रॉटम हो गया ये, ठीक है? इस स्क्रॉटम के अंदर क्या है, देखो ये टेस्टिस है, ठीक है? इस टेस्टिस के ऊपर ये क्या है, एपिडिडाइमिस है ना, ये क्या है, एपिडिडाइमिस है। हाँ,
चलो आगे बढ़े। इसी एपिडिडाइमिस से क्या होता है, यहां से स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, यहां जाते हैं, और ये क्या है, वासा डिफरेंस, ठीक है, इन्हीं से जाते हैं, फिर यहां से होते हुए ये बाहर आ जाते हैं। चलो वो आगे बताएंगे क्या होता है, लेकिन जो वास डिफरेंस होता है इसी के थ्रू यहां से स्पर्म्स निकल के इसमें जाते हैं। चलो, तो वृषण के दो काम है, देखो, एक तो शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है, शुक्राणु क्या हो गए अपने, स्पर्म हो गया, ठीक है, इसका स्पर्म, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पुंजन, यानी कि जो एंड्रोजन होता है, हार्मोन होता है एक एंड्रोजन का निर्माण करना, ठीक है, मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन नामक पुंजन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जनरली मेल्स में पाया जाता है ना। फिर हमारे पास आता है एक जोड़ी अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है, ये क्या है, हमारी टेस्टिस है, हाँ, इस टेस्टिस के ऊपर ये क्या हिस्सा है, अधिवृषण है ना, ये अधिवृषण है, ठीक है, यानी कि एपिडिडाइडिमिस, यहाँ दिखाया था ना मैंने, देखो ये रहा, ये वाला हिस्सा एपिडिडाइडिमिस, ठीक है, और इससे ये जो निकल रही है, मैंने क्या बोला, वास डिफरेंस है ये, है ना, तो ये क्या है, वास डिफरेंस है ये, ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो शुक्र वाहिनी यानी कि वास डिफरेंस, ठीक है, यहाँ देखो वास डिफरेंस कहाँ दिख रहा है आपको बताओ, ये रहा, ये देखो एपिडिडाइडिमिस से निकला ना ये वास डिफरेंस, हाँ निकला ना, हाँ, तो ये क्या है, वास डिफरेंस है, ठीक है। स्पर्म्स जो है यहाँ बनते हैं, यहाँ आते हैं, और यहाँ से जाके यहाँ आके यहाँ आके यहाँ आके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, बेसिकली ये होता है। इसके बाद हमारे पास मूत्र मार्ग आता है, ठीक है, यानी कि यूरेथ्रा, कहाँ है हमारा यूरेथ्रा, ये रहा हमारा यूरेथ्रा, है ना। चलो फिर आता है शिशन यानी कि पीनस, ठीक है, जो सबसे मेन ऑर्गन होता है बॉडी का, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये पीनस है, और ये इसका माउथ है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। अब इस बॉडी पार्ट्स के बाद चलो अब हम क्या बात करते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स आपने देख लिए, तो आपको क्या लग रहा है, चैप्टर ये खत्म, इतना ही था इसमें, तो बच्चा लोग पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है, ये तो स्टार्टिंग थी भाई, ट्रेलर था, तो ट्रेलर अच्छा लगा ना, आया ना समझ में, तो चलो इस ट्रेलर को हम आगे मूवी में ले चलते हैं, और आपको एक अच्छी सी मूवी दिखाते हैं यहाँ पर, किसकी, हमारे शरीर के बारे में, ठीक है। चलो उससे पहले एक चीज और जान लो, आगे बढ़ने से पहले क्या जानोगे, हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करी थी, कि कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, है ना, जो हेल्प करती हैं, तो कौन सी हुई, एक जोड़ी शुक्राशय जिसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां, याद है बताया था, हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, मैंने कहा था ग्लैंड्स को हम ग्रंथि बोलते हैं, और तीसरी होती है एक जोड़ी काउपर ग्रंथियां। तो इसके बारे में अभी आगे चल के बताऊंगी मैं आपको, वापस इसी पेज पे आएंगे और बताऊंगी कि क्या होता है इनका यूज, लेकिन उससे पहले हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओफो, क्या है ये, हाँ क्या है ये देखो, क्या है ये टेस्टिस है हमारी, हाँ, ये क्या है, ये पीनस है, ठीक है, देखो यहाँ क्या आ गया, ये हमारा यूरेटर, ठीक है, यूरेथ्रा आ गया, ठीक है, यूरेटर आ गया हमारा, ठीक। अब यहाँ से ये टेस्टिस जो है, यहाँ क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, ठीक है, यहाँ क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, ये एपिडिडाइडिमिस है, यहाँ से ये देखो स्पर्म ऐसे बन के ऐसे पीछे की तरह से निकलते हैं, फिर क्या ये यहाँ तक पहुंचते हैं, ये हमारा क्या है, पीनस है, पीनस से फिर ऐसे ऐसे करके पीनस के माउथ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये है हमारा मेन हीरो, यहाँ पर सारा काम इसी के अंदर होता है, सोच के देखो आप, सारा काम इसी को पढ़ना है हमको बेसिकली, तो इसको हम देखो बाहर लेकर आ गए हैं आपके लिए, है ना, कितना खूबसूरत अंदर से, हाँ देखो एक एक चीज मतलब कितने प्यारे तरीके से बना के दिखाई है यहाँ पे समझाने के लिए कि भाई हमारे शरीर में इस तरीके से कॉइल करी हुई होती है, ये देखो देख किस तरीके से, हाँ है ना, अमेजिंग। अगर आपको कॉइल से मुझे चीज याद आई, अगर आपको मालूम हो ना कि एक सेल में जो डीएनए होता है ना, हाँ एक कोशिका में, वो 2 से लेके 2.2 मतलब 2 से 2.2 सेंटीमीटर तक, मीटर 2 मीटर, ठीक है, इतना लंबा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली
आगे बढ़ते हैं। ये देखो जो वृषण है ये बेसिकली इस तरीके से होता है। अब वृषण के बारे में ये जानो कि ये एक अंडाकार संरचना में होता है, स्ट्रक्चर में होता है। हाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ मेन पॉइंट्स ताकि आपको याद रहे कि पहला पॉइंट कि अंडाकार होता है ये, हाँ अंडाकार हो गया, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर हो गई। अब जो इसकी चौड़ाई होती है, हाँ चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, चौड़ाई जी इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है, ठीक। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, करेक्ट बिल्कुल। हाँ चलो, और क्या है इसके बारे में, ये आपको पता है ये वृषण कोश के अंदर मिलता है ना, ये भी मालूम है आपको, ठीक है। और क्यों ये बॉडी से बाहर होता है ये भी मालूम है आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि भाई यहाँ पर ये जो बना हुआ होता है बेसिकली वो क्या होता है, अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो ये 3 क्या होती हैं, ये 3 झिल्ली होती हैं, हाँ 3 झिल्ली। ये इन 3 झिल्लियों से मिलके इसका जो बाहर का आउटर कवरिंग होता है इससे बना हुआ होता है, ठीक है। कौन सी, ट्यूनिका वेसिनल्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है, 3 चीजों से मिलके। ओके चलो एक काम करते हैं, अब इसको बनाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप सभी को ना? चलो अब असली खेल शुरू करते हैं इसको बनाने का। आ जाओ व्हाइट कलर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इसकी सबसे अंदर की लेयर की, इस तरीके से सबसे अंदर की लेयर, ठीक है। तो जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो क्या कहलाएगी, पहले तीनों लेयर बना देती हूँ, एक काम करती हूँ। ये क्या हो गया, चलो सबसे अंदर की हो गई, ये क्या हो गई, उससे बाहर की हो गई दूसरी लेयर, ठीक है। और तीसरी हम रेड कलर से बना देते हैं, चलो, क्योंकि येलो कलर से हम सबके नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम लिखते हैं इसके। हाँ, सबसे बाहर की कौन सी होगी, ये वाली ट्यूनिका। क्या हुई बताओ, मैंने 3 लेयर्स बताई थी ना, कौन सी थी, ट्यूनिका, वेजाइनलिस है ना, वेजाइनलिस, हाँ सही तो है, वेजाइनलिस, ठीक है। फिर उससे अंदर की ये क्या हो गई हमारी पहली, फिर इससे अंदर की कौन सी हो गई, खाली टी लिख देती हूँ ट्यूनिका को, है ना, कौन सी थी बताओ, इसके बाद कौन सी थी, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है, कौन सी है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, अल्बुजिनिया, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाली ट्यूनिका, बताओ कौन सी थी, ट्यूनिका क्या हुई, वेजिनालिस, हाँ ट्यूनिका वेजिनालिस, अच्छा ट्यूनिका ये हो गई, एल्बुजिनिया ये हो गई, ठीक, और ट्यूनिका वासा कैनोसा, ठीक है, ये हो गई, ये हमारी 3 हो गई, ठीक है। इसके बाद जो वृषण के जो आंतरिक भाग होते हैं ना उसमें छोटे छोटे से कोष्ठक होते हैं, हाँ अच्छा व्हाइट से तो यह बना दिया ना हमने, ब्लू ले ले, चलो छोटे छोटे से कोष्ठक होते हैं, कैसे, ऐसे करके, ऐसे करके कोष्ठक हो गए, दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ
ये जो कोष्ठ होते हैं ये लगभग कितने होते हैं? हाँ, इसके बाद कौन सा कलर उठाए हम? जो कोष्ठक होते हैं, इन कोष्ठक के अंदर मैंने कौन सा कलर उठाया अभी? येलो नहीं, व्हाइट ही उठाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इस तरीके से ऐसी संरचना होती है, सब में होती है। मैं सब में नहीं बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन आप समझ लेना कि सब में होती है ये। चलो बनी गई सब में। इस तरीके से, ठीक है, ये संरचना होती है ना? इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे इसको? इसके अंदर ये जो नलियां हैं इनको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शुक्र जनन। क्या बोलेंगे? शुक्र जनन नलिका, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या हुई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, उसके बाद फिर से हम व्हाइट, कौन सा कलर उठाएं? चलो व्हाइट ही ले लेते हैं। हमने, अच्छा पहले तो बताना भूल गई, कोष्ठक यानी कि पाली भी होता है। तो ये जो कोष्ठक थे इसको हम कोष्ठक भी बोल सकते हैं और पाली भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इसको क्या बोलेंगे? वृषण पाली बोलेंगे, वृषण पाली, ठीक है। वृषण पाली हो गया, ठीक है। इसके बाद टेस्टिकुलर लोब भी कहते हैं इसको, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब। करेक्ट, आ रहा है ना समझ में? हाँ, दिख रहा है ना सबको? चलो, शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसमें कौन सा कलर उठाया जाए? रेड ले ले, रेड दिखेगा नहीं दिखेगा? अब ये जो नलियां होती है ना, हाँ, ये जो नलियां हैं इनके आसपास क्या है? खाली जगह है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो कोष्ठक होते हैं ना, हाँ, जो लगभग 250 के आसपास होते हैं, याद रखना। कितने हुए ये? 250 के आसपास होते हैं, इसलिए मैं इसको अप्रोक्स बोल रही हूँ। कहीं कहीं इसको 300 भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब अप्रोक्स यानी लगभग बोला है तो 250 से 300 के आसपास, ठीक है ना? फिर अब जो ये नलियां है ना बीच बीच में, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है? खाली जगह भी है, एक खाली जगह है ना, ठीक है। तो जो खाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं? अंतराली गुहा। इसको कहाँ लिखे? दिखाई देता कि आपको? हाँ, चलो यहां लिख देते हैं, अंतराली गुहा, ठीक है, अंतराली गुहा। ओके, तो ये जो अंतराली गुहा होती है, ठीक है, या इसको रिक्त भी कहते हैं और इसको कोशिका भी कह सकते हैं। रिक्त भी कह सकते हैं, रिक्त है, या कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अंतराली गुहा है, अंतराली रिक्त है, अंतराली कोशिका है, तो ये कुछ भी हम इस तरीके से कह सकते हैं, यानी कि इसका ठीक है। अब क्या आता है हमारे पास कि जब ऐसे होता है ना, इसके बाद यहां पर क्या होता है? ये इस तरीके से ऐसे 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 होता है, हाँ। फिर यहाँ पे क्या करता है? ये बीच में गैप होता है इनके, देखो ये क्या हो रही है? यहाँ पे चौड़ी हो रही है ना, चौड़ी हो रही है। अब जब लेकिन ये यहाँ स्ट्रक्चर में आ जाएंगी ना, आप इस स्ट्रक्चर को समझना, ढंग से नहीं बन रहा है लेकिन इस स्ट्रक्चर को समझना आप, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? ये सब चौड़ी हो गई, खुल रही है यहाँ पर, ठीक है, सब खुल रही हुई दिख रही है ना। लेकिन यहां से जब ये बाहर निकलेंगी तो क्या करेंगी? ये इस तरीके से क्या करेंगी? हाँ, ये इस तरीके से क्या करेंगी? ऐसे स्ट्रक्चर, ये मतलब पतली होनी शुरू हो जाएंगी यहां से,
ठीक है, यहां से क्या होंगी, ये पतली होनी शुरू हो जाएंगी इस तरीके से, ऐसे ये पतली होनी यहाँ शुरू, यहाँ चौड़ी हुई अचानक से, है ना, फिर यहाँ से ये पतली होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो होती हैं ये जो सबसे बड़ी बात है, जो अंतराली गुहा होती है ना, इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल मिलती है। ठीक है, जिसके बारे में हम क्या आगे बताऊंगी कि कौन सी सेल मिलती है। ठीक है, फिर ये जो सारी क्या होती है, शुक्र जनन नलिका जो होती हैं, ये सब बाहर निकलती हैं इस तरीके से, यहाँ से चौड़ी हो रही है, यहाँ से ये क्या करेंगी, सब पतली होंगी, से सब बाहर निकलेंगी, और बाहर क्या करेंगी, ये बाहर निकलकर क्या करेंगी, ये बाहर निकलकर बताओ, हाँ, एक जाल सा बना लेंगी। ठीक है, कैसा जाल, दूसरे कलर से बना के दिखा देती हूँ कैसा जाल बनाएंगी। चलो ब्लू से ही बना देते हैं। हाँ, बाहर निकल के ये इस तरीके, अरे व्हाइट ही आ गया, ऐसे 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 एक जाल सा बना देंगी। हाँ, ये ऐसे देखो, ऐसे क्या कर रही है, एक जाल सा बना रही है इस तरीके से बाहर निकल के। ठीक है, ये जो बाहर जाल बना लिया, अब इस जाल को क्या बोलेंगे हम, हाँ, इस जाल को हम बोलेंगे वृषण जालिका। क्या बोल दिया हमने इसको, वृषण जालिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं। जो क्या होती है, हाँ, वृषण जालिका 1 से 3 होती है नंबर में। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या करेंगी भाई, ये अब जो वृषण जाल है ना, ये क्या है, जाल है, एक नेटवर्क है। अब ये जो वृषण जाल है, ये क्या करेगा, वापस कंबाइन होना शुरू हो जाएगा। ये वापस कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ये जाल है, ये कंबाइन हो रहा है, और क्या कर रहा है, जो शुक्र वाहिनी है वो बना रहा है। ठीक है, शुक्र वाहिनी को ये बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, शुक्र वाहिनी। अरे भाई साहब थक गए बोलते बोलते। ये क्या है, शुक्र वाहिनी। ठीक है, ये क्या हुआ अपना, वृषण जालिका, ये जाल हो गया। ये क्या है, कॉइल करने के बाद क्या बना रहा है, वृषण, ओ सॉरी, शुक्र क्या है बच्चों, शुक्र वाहिनी, वाहिका, वाहिका। ठीक है, ये शुक्र वाहिका बनाते हैं। ठीक है, ये जो था, ये जो जाल जैसा नेटवर्क था, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आगे चल के कॉइल हो रहा है। जाल जैसे नेटवर्क को हमने क्या बोला, वृषण जालिका बोला। ठीक है, और ये जो जाल जैसे नेटवर्क को हमने वृषण जालिका बोला, फिर ये जब बाहर आके कंबाइन होने लगे, जाल जैसी संरचना बनाने लग गया है। ये जाल ये भी है ना, जाल ये भी है, लेकिन ये क्या है, जाल है लेकिन कॉइल्ड है, खूब बार मुड़ा हुआ है, घुमड़ तुमड़ हो रखा है बिल्कुल। तो इसको ये क्या है, शुक्र वाहिका है ये। ठीक है, ये क्या है, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका। ओके, ये जो वृषण जालिका होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, याद आ गया मुझे, रेट क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, और ये जो शुक्र वाहिका होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा एफरेंशिया। ठीक है, वासा एफरेंशिया। ठीक है, ये बन गया भाई। इसके बाद क्या हुआ हमारा, जब वासा एफरेंशिया बन गया है, ये क्या होता है, 4 से 6 मीटर ये लंबाई में होता है। वो तो घुमड़ तुमड़ हो रखी है ना, ये क्या है, 4 से 6 मीटर की इसकी क्या है, ठीक है, लंबाई है। और ये क्या करते हैं, ये एक गुच्छा बनाकर, हाँ, गुच्छा बना के गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं ये। ठीक है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोल देते हैं। जब ये गोल सी संरचना बना देते हैं ना, तो इसको हम अधिवृषण बोल देते हैं। ठीक है, यहां से इस तरीके से, हाँ, एक यहां से ये क्या हो गया, अधिवृषण। ठीक है,
अधिवृषण हो गया, और ये जो अधिवृषण है फिर यहां से एक इस तरीके से बाहर नली जाएगी इसी अधिवृषण से, ठीक है। ये मैंने इसलिए पहले बना दी कि मुझे फिर से ना ये कलर चूज करना पड़ता, तो अब मैंने दोनों के नाम साथ साथ लिख दूंगी ठीक है। अब जो अधिवृषण है इससे एक नली इस तरीके से बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये जो नली बाहर जाएगी इसे क्या कहेंगे हम, शुक्र वाहक, ठीक है, शुक्र वाहक, जिसको हम क्या कहते हैं, वासा डेफरेंस। क्या बोला, वासा डेफरेंस बोला। उफ, अच्छा लग रहा है ना डायग्राम, नीट एंड क्लीन एकदम। हाँ, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे, वासा डिफरेंशिया बोलेंगे। ये देखो स्टेप बाय स्टेप है पूरा स्ट्रक्चर कि भाई बाहर से शुरू होके ये अंदर की तरफ देखो कैसे जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल गलती नहीं करनी है, इतने अच्छे से एकदम समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको मैं ये, ठीक है। बिल्कुल भी घुमर चुमर नहीं बनाया मैंने कि उल्टा फुल्टा डायग्राम बना दो और ऐसे बता दो, इसीलिए, ठीक है। ओके, ये हो गया है। हाँ, इस अधिवृषण, ठीक है, इस अधिवृषण से क्या होती है, इस गुच्छे से एक सिंगल नली जो ये निकलती है, इस गुच्छे से ये सिंगल नली निकली है ना, इसको शुक्रवाहक कहते हैं, यानी कि वासा डिफरेंस कहते हैं। ओके, ठीक है। चलो, अभी जो शुक्र जनन नलिका होती है ना, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। शुक्र जनन नलिका जो होती है ये क्या होती है, ये दो में डिवाइड होती है। आगे देखते हैं, चलो कौन सा लिया है, शुक्र जनन नलिका। अभी उस डायग्राम पे हम वापस आएंगे, पर वहां जगह नहीं है ना, इसलिए इसको यहां लिख के दिखा रही हूं, ठीक है। शुक्र जनन नलिका, ठीक है, ये क्या होती है, दो में डिवाइड होती है। ओफो, दो में डिवाइड होती है यानी कि विभाजित होती है, ठीक है, दो कोशिका में, ठीक है, दो कोशिका का ये निर्माण करती है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। कौन कौन सी है, एक तो शुक्र जनन, हाँ शुक्र जनन, ठीक है। कभी कभी ना मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इतना बोलते बोलते ऐसा होता है ना, कभी कभी हम जब ज्यादा बोलते हैं ना तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अभी हमने ऐसा बोला था या ऐसा बोला था। होता है आपके साथ, है? मेरे साथ बहुत होता है, जैसे अभी इतना बोलना पड़ रहा है ना तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि अच्छा मैंने अभी यही बोला था ना। हाँ, ठीक है, तो क्या है, शुक्र जनन कोशिका, ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या है, सर्टोली कोशिका, ठीक है, पहला और दूसरा, ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है बच्चा। ओके, तो अब ये शुक्र जनन कोशिका होती है ना बेटा, क्या करती है ये, हाँ, ये जो शुक्र जनन कोशिका है यहाँ क्या होता है, ये असली रोल प्ले करती है, ठीक है। शुक्र जनन, देखो नाम से समझो, शुक्र जनन, शुक्र शुक्राणु, स्पर्म, जनन मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है, कोशिका मतलब सेल, ठीक है। अभी समझ में आया, शुक्र जनन कोशिका, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अभी समझ में आया ना आपको, हाँ, ठीक है। अब ये सर्टोली कोशिका है, ये क्या करती है, हाँ, ये पोषण देती है, ठीक है। पोषण किसको, नर युग्मक को, नर युग्मक मतलब मेल, ठीक है। और नर युग्मक को हम जो है शुक्राणु भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लड़का और लड़की की बात नहीं हो रही है कि कौन से शुक्राणु की जिससे लड़का होता है लड़की होती है, नहीं, नर मतलब जो एक मेल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं ना, उसको बोल रही हूं मैं यहाँ पे कि नर युग्मक, यानी मेल के जो अंदर स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने मादा युग्मक और नर युग्मक पढ़ा था ना, दो होते हैं, वैसे ही मेल गैमीट है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है। उफ, इसको ये पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक और मेन काम करती है, पता है आपको क्या मेन काम करती है, ये एक इनहिबिन
हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन होता है, उसका सिक्रीशन करती है, ठीक है। जो इनहिबिन हार्मोन होता है उसका क्या करती है, सिक्रीशन करती है, ठीक है। अभी समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहां पर हमने एक और चीज की बात करी थी कि अंतराली कोशिका, ठीक है, अंतराली कोशिका के बारे में हमने बात करी थी, अंतराली कोशिका, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इसको क्या बोले, लीडिंग सेल्स। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, एंड्रोजन एक हार्मोन होता है ना, हाँ, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसको ये रिलीज करता है, ठीक है, ठीक है, उसको रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन होता है, हाँ, ये मेल में क्या होता है, ये मेल्स में क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, क्या होता है ये, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे कि उनके विकास से जो जुड़ा हुआ होता है, जैसे दाढ़ी, मूंछ, भारी आवाज, ये सब चीजें, ठीक है। तो बेसिकली ये सब था। तो अब जब शुक्राणु बन गया है, ठीक है, अब जब शुक्राणु बन गया है यहां पर, ठीक है, अब जब शुक्राणु इसके अंदर बन जाता है, हाँ, तो जब बन जाता है तो क्या होता है, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, सबसे बड़ी चीज, उसको जब शुक्राणु बन जाएगा उसको ले जाने का काम कौन करेगा, भाई सहायक कोशिका करेंगे, हमने भी बात करी थी, हाँ। तो सहायक कोशिका कौन सी थी हमारी, चलो अब ये सहायक कोशिका की बात करते हैं। सहायक हाँ, याद आ गया, उससे पहले सहायक अंग जो होते हैं, कोशिका नहीं, सहायक अंग जो होते हैं, जैसे कि जो वृषण जालिका है, ठीक है, कहाँ है वृषण जालिका हमारी, ये रही जो वृषण जालिका है, ठीक है, यहां से शुरुआत होगी, यहां से शुरू होगा, ठीक है, यहां ये कहां लेके जाएगा, ये लेके जाएगा वृषण जालिका से इसमें क्या है, ये शुक्र वाहिनी तक, ये वृषण जालिका से शुक्र वाहिनी तक जाएगा, ठीक है। अब यहां पर शुक्राणु आ गया है, ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं, यहां से क्या होगा, शुक्र वाहिनी से, इससे वृषण जालिका से शुक्र वाहिनी में आया, शुक्र वाहिनी से ये अधिवृषण में आएगा, और अधिवृषण से ये शुक्र वाहक से होते हुए बाहर निकलेगा, ठीक है, यहां से इसमें आएगा, इससे इसमें आएगा, इससे इसमें आएगा, और यहां से फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हो गए सहायक अंग जिनके बारे में हमने बात करी थी, इन सभी के बारे में याद है। अब इसके बाद सहायक ग्रंथियां चाहिए होती हैं, जहां पे अगर हम सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं, सहायक ग्रंथि है ना, ओके, सहायक ग्रंथि चला क्यों नहीं है, अरे भाई पेन ही सेलेक्ट नहीं करा था तो चलेगा कैसे, हाँ, सहायक ग्रंथि, ठीक है, सहायक ग्रंथि। तो सबसे पहले क्या है, शुक्राशय, ये हमारी बुक में दिया हुआ है इसलिए। तो ये जो शुक्राशय होता है, ये यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वीर्य यानी कि जो सीमेन होता है, हाँ, वीर्य यानी कि सीमेन क्या होता है, 60% भाग उसका, ठीक है, यहीं पे बनता है, जो हमारा सीमेन होता है शुक्राशय में 60% भाग बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो मेन चीजें इंक्लूड होती हैं वो क्या होती है, अपना फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे एनर्जी चाहिए होती है, जिंक हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीजें यहाँ होती हैं, ठीक है, ओके। और ये क्या होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये भी मालूम है आपको। दूसरा क्या आता है हमारे पास, प्रोस्टेट आता है, प्रोस्टेट, ठीक है। इस प्रोस्टेट में क्या होता है, ये क्या होता है, हाँ, इसकी शेप त्रिकोण होती है, हाँ, त्रिकोण या सिंघाड़े की शेप कह सकते हो, ठीक है। इसका काम क्या है, जो शुक्राणु होते हैं उनको
गति प्रदान करना। जब वो मादा के शरीर में जाते हैं तो उनको स्पीड चाहिए होती है ना, रेस लगाते हैं कि कौन सबसे पहले एग के पास पहुंचेगा। हाँ, तो वो इसी की वजह से, प्रोस्टेट की वजह से। और इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है और फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट इसमें भी होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वल्वो यूरेथ्रल। ठीक है, वल्वो यूरेथ्रल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम होता है इसका, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का काम होता है इसका। ठीक है, लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहक। ठीक है, उसका सिक्रीशन करना, लुब्रिकेशन का सिक्रीशन करना। ठीक है, कब, जब इंटरकोर्स होता है ना, हाँ, कॉपुलेशन इंटरकोर्स होता है, मतलब एक मेल और फीमेल जब पास आते हैं, ठीक है, तो जब इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है तो वहां पे लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहस प्रोड्यूस करना। ठीक है, ताकि किसी को चोट ना लगे। ओके, तो ये इसका ये काम हो गया है भाई। अब ये काम इनका है सहायक ग्रंथियों का, बाकी सारा काम कहाँ होता है, वृषण के अंदर होता है। अधिवृषण जो है वहां पर अधिवृषण के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहां पर अब चलिए बात करते हैं शुक्रवाहक की। ठीक है, ओके, चलो, अभी सारे हिंदी में और इंग्लिश में नाम आपको मालूम थे। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो, शुक्रवाहक की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अंदर गुहा की तरफ जाते हैं, अपनी बॉडी की तरफ आते हैं, तो यहां पर क्या है, देखो मूत्राशय। ठीक है, यानी कि यूरेटर। ठीक है, ये अच्छा, ये क्या मतलब मूत्राशय। ठीक है, यहां है। अब यहां पर क्या होता है, थक गए। अब यहां पर क्या होता है, जो हमने अभी तक पढ़ा था, हाँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो उदर गुहा होता है ना, तो उदर गुहा के बाहर जो था सब, अब तक हमने वो पढ़ा था। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम मूत्राशय की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे क्या होती है, मूत्रवाहिनी होती है। ठीक है, ओके, अब मूत्रवाहिनी जहां पर होती है, तो भाई ये क्या होता है, यहाँ पे मूत्र मार्ग होता है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सारा खेल यहाँ होता है। ये शुक्रवाहक का स्ट्रक्चर है, संरचना है शुक्रवाहक की। ठीक है, वो क्या करता है, वो जो शुक्राणु होते हैं उनको लेके कहाँ जाती है, उनको लेके, ये जो है, ये वाली जो संरचना है, ये क्या कर रही है, इसने स्पर्म्स कैरी करे हुए हैं। ठीक है, इसने क्या करे हैं, स्पर्म्स कैरी करे हुए हैं। ये स्पर्म्स कैरी करके कहाँ जा रही है, ये मूत्रवाहिनी की तरफ जा रही है। लेकिन ये क्या होता है, इसके पीछे से निकलती है, सामने से दिखा रही है ना, लेकिन ये इसके पीछे से निकल के आती है। कि अगर ये मेरा हाथ है ना, तो यहाँ पीछे से निकल के आ रही है, इसके ऊपर से नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर, मतलब ये इसके पीछे से, ये ऐसे पीछे से निकल के फिर ये यहाँ आएगी। ठीक है, दोनों तरफ से, ऊपर से नहीं आएगी। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, इसको लेके कहाँ आ गई है भाई, जो हमारा वासा डिफरेंस है वो शुक्राणु मतलब स्पर्म्स को लेकर कहाँ आ गया है, बताओ। अरे भाई, सेमिनी वेसिकल में। ठीक है, इसके मूत्रवाहिनी के पीछे से आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनी वेसिकल। इसको लेके यहाँ से आ गया, ये क्या है, सेमिनी वेसिकल, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब शुक्राणु आएगा, ठीक है, जब यहाँ पर स्पर्म आएगा, यहाँ पर स्पर्म आएगा, तो क्या होगा, उसको यहाँ पर फ्रक्टोज मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था ना अभी, यहाँ पर उसको फ्रक्टोज मिलेगा यानी कार्बोहाइड्रेट, जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर एक जगह होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उस जगह का नाम क्या होता है, स्खलनीय। ठीक है, ये एक जगह, ये स्खलनीय जो होती है, यहां पर आएगा, स्खलनीय में आएगा। यहाँ पर जब स्खलनीय में आएगा तो यहाँ भी उसको कुछ क्या मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, ये सब चीजें उसको यहाँ मिल जाएंगी। और उसको क्या मिलेगा, मूवमेंट में मदद मिलेगी, गति में मदद मिलेगी, कि भाई हमको तेज भागना है सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ रेस लगती है एग तक पहुंचने के लिए, इसलिए स्पर्म को तेज होना पड़ता है। जो स्पर्म पीछे रह गया वो क्या करेगा, वो जाके फ्यूजन नहीं कर पाएगा भाई एग के साथ, और जब फ्यूजन नहीं कर पाएगा तो बाकी सब तो बेकार हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, स्खलनीय में पहुंच गया। अब यहाँ उसको कुछ प्रोटीन मिल गए हैं, जैसे हमने बता दिया है। ठीक है, तो अब स्खलनीय के क्या है, चारों ओर, ठीक है, चारों ओर क्या होगा,
प्रोस्टेट मिलती है, ठीक है। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके चारों ओर क्या है, प्रोस्टेट जो है प्रोस्टेट मिलती है, ठीक है। अब शुक्राणु यहां पर जो है क्या बन जाता है, वीर्य बन जाता है यहां पर, ठीक है। यहां पर वीर्य बन जाता है शुक्राणु, यहां कहलाता है, ठीक है। जो व्हाइट कलर होता है ना उसमें, वो यही यहाँ जो एंजाइम्स मिलते हैं ना उसको, उसी की वजह से जो उसमें स्मेल होती है वो इन्हीं एंजाइम्स की वजह से होती है। व्हाइट कलर होता है इन्हीं एंजाइम्स की वजह से होता है, इन्हीं ग्लैंड की वजह से। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारी, इसकी वजह से होता है, व्हाइट कलर हो गया और जो उसकी स्मेल होती है वो भी सब इसी की वजह से होती है, ठीक है। फिर क्या होता है भाई यहाँ पर, फिर दो और ग्लैंड्स होती है, ये क्या होती है, दो ग्लैंड्स होती है नंबर में, ठीक है। कहाँ गई, एक तो प्रोस्टेट हो गई हमारी, दूसरी क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई हमारी, ठीक। एक और ये दो, ये क्या होती है, 2 नंबर में ग्लैंड होती है हमारी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, देखो 2 ग्लैंड हो गई है ये, हाँ। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है 2 नंबर में होती है, ठीक है। इसे हम कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको हम, कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको एक एंजाइम मिलेगा, ठीक है, जो इसके मूवमेंट में यहाँ पर हेल्प करेगा। अच्छा, एक चीज और, जो क्या बोलते हैं, जो वीर्य फिर भूल गई, जो वीर्य के अंदर शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, कहाँ लिखूं, यहां लिख देती हूं। जो वीर्य के अंदर क्या होता है, शुक्राणु कोशिकाएं पाई जाती हैं, याद रखना, ठीक है। कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो शुक्राणु कोशिकाएं होती है, कोई पूछ ले कहाँ पाई जाती है तो क्या बोलोगे, वीर्य के अंदर पाई जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये इस वाली ग्लैंड में पहुंच जाएगी, कौन सी, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड में पहुंच गई, तो यहाँ ये यूरेथ्रा की यहाँ से, इसी से पास होते होते मुझे जो मूत्र मार्ग है, इससे पास होते होते यहाँ से आउट हो जाएगा, एक नर के शरीर से बाहर इजैकुलेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जो मेल्स में होता है ना, वो उनका जो यूरिन का वे होता है और जो स्पर्म इजैकुलेशन का होता है वे, वो एक ही पाथ होता है, दोनों एक ही पाथ से बाहर जाते हैं, यूरिन भी उसी सेम पाथ से जाएगा और स्पर्म भी उसी पाथ से बाहर जाएगा। ओके, तो यही था पूरा खेल। आया ना मजा सीखने में, है ना, आया ना समझ में, बताओ जल्दी जल्दी किसको समझ में नहीं आया है, हाँ। अब नहीं बोलना कि हमको जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने में दिक्कत हुई, कोई नहीं बोलेगा अब, ठीक है। एक बार नहीं, दोबारा इस वीडियो को देखो खोल के, फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, लेकिन देखना जरूर है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं आज, तो प्लीज अगर आपको यहाँ से भी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज ही पहली क्लास थी इस चैप्टर की, ठीक है। इससे पहले के जो चैप्टर था उसका लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियोस में, आप ऐप में जाके देखोगे तो वहां देखो। और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी समझने में इजी हो जाए और वो बोले कि हाँ, मेरे दोस्त को भी ये सब चीजें आती हैं तो मुझे क्यों नहीं आती हैं। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी एंजॉय करो। बोलोगे मैम ने पका दी आज पढ़ा के, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक एंजॉय करो, खुश रहो और उसके साथ साथ अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ध्यान भी रखो, ठीक है। चलो बाय बाय।